नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये वीडियो कुछ अंतराल के बाद जारी हो रहा है। देश में क्या चल रहा है, हमारी जनता, गांव गिराज की और हमारे शहर में रहने वाले और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले वो जानते हैं। जिस मानसिकता से ये राजनीतिक दलों को हमारे देश के लोग परखते हैं, पहचानते हैं, वो मानसिकता जो है देश के लिए बहुत घात। जहाँ तक देश का सवाल है, भारतीय जनता दल बराबर इस बात पर महत्व देता है, बल देता है कि हमारे देश के सभी लोग, हमारे सभी भारतीय भाई बहन देश की अहमियत, इस मुल्क की अहमियत, राष्ट्र की अहमियत और अपने जो भारतीय भाई बहन हैं यानी जो देशवासी हैं उनकी अहमियत को सबसे ऊपर रखें। तभी भारतीय जनता दल की कही हुई बातों को वो उनको समझने में आसानी होगी। तो लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस दृष्टिकोण का बहुत ही अभाव है, इस दृष्टिकोण का बहुत ही अभाव है। और यह अभाव जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ तक हमने गांव गिराज के सीधे साधे भोले भाले हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में जब हम इस तरह की भारतीयता की बात, भारतीय एकता की बात, भारतीय भाईचारा की बात और भारतीय समाज की मजबूती की बात बताई जाती है भारतीय जनता दल के द्वारा, मेरे द्वारा बहुत ही भोलेपन से, बहुत ही सादगी से, बहुत ही सरलता और सहजता से वो इसके महत्व को समझते हैं और आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। फिर दुख इस बात का है कि ये वीडियो जो है इसका प्रसार नहीं होता है, इसकी व्यूअरशिप को महज 7-8 दिखाया जाता है। अब इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो लोग भी इसको देखते होंगे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह के विचार को रोकने वाले कौन हैं लोग। तो भारतीय जनता दल सदैव जो है उस भावना को, उस जज्बे को के आधार पर वो बात करता है अपने मुल्क, अपने राष्ट्र की और अपने देशवासियों की। जो जज्बा हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद
चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो इत्यादि लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वस्व भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर किया। उसी जज्बे के आधार पर, उसी जज्बे के दृष्टिकोण से ये भारतीय जनता दल अपने देश को, अपने देशवासियों को और देश की सारी समस्याओं को और उसके निराकरण को ये दिखता है और ये आशा भी करता है कि वह उसी भावना का संचार हमारे देशवासियों के अंदर भी हो। ये बातें किसी मुल्क के, किसी राष्ट्र की और भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो फिर हमको कहना पड़ रहा है कि ये बुनियादी बातें जिनसे ये राष्ट्र मैंने जिन बुनियादी बातों पर यह राष्ट्र खड़ा हुआ है, उन्हीं बुनियादी बातों को पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है पूरे देश में। बिखराव का तो यह आलम है कि हमारे भारतीय समाज में जातिवाद का तांडव अलग है, संप्रदायवाद का तांडव अलग है, भाषावाद का तांडव अलग है और प्रांतवाद का तांडव अलग है, क्षेत्रवाद का अलग है, समूहवाद का अलग है। और अपनी अस्मिता भारतीयता में देखने के बजाय लोग अपनी अस्मिता जातियों में ढूंढ रहे हैं, संप्रदायों में ढूंढ रहे हैं, भाषाओं में ढूंढ रहे हैं, प्रांतों में ढूंढ रहे हैं, क्षेत्रों में ढूंढ रहे हैं। ये एक बुनियादी सवाल है। इन बातों को समझाने के लिए ये YouTube बिल्कुल छोटा पड़ेगा, बल्कि मैंने कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लग भी जाएंगे, लेकिन संक्षेप में कहने की आवश्यकता है कि बिखराव का बहुत आलम है और उससे भी बड़ी दुख की बात, राजनीतिक पार्टियां इसी बिखराव पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात कि हमारी आवाम भी जो है इसी बिखराव में ही फंस करके या जानबूझ करके फंस करके या कुछ लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हुए भी इन्हीं बिखराव में, इन्हीं जो बिखराव पर राजनीति करने वाले, जो विखंडनकारी जो ताकतें हैं, जो राजनीतिक दलों के विष में हैं, उनको वोट कर रही हैं, उनको विधानसभाओं और लोकसभा, राज्यसभा में भेज रही हैं और स्थानीय निकायों में भी भेज रही हैं, सत्तासीन कर रही हैं। तो माहौल जो है यार पूरा भारत विरोधी है। अब इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि जो इसमें सत्ता पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, इसके भारत विरोधी चेहरे को समझने की बहुत जरूरत है। हम नहीं कहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो कम भारत विरोधी हैं, वो तो और आगे हैं, लेकिन चूंकि अपने को राष्ट्रवादी कहती है और राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीटती है, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरती है, इसलिए ये सवाल उससे बहुत लाजमी बनता है। यद्यपि इन सवालों को पूछने के लिए और उसको घेरने के लिए काफ़ी समय चाहिए और रैली वगैरह करनी चाहिए, और रैली वगैरह करने के लिए अभी संसाधन की समस्या मैंने पहले भी कहा था, उसके लिए प्रयास और संघर्ष चल रहा है
और वो भी एक आसान बात नहीं है। तो अभी जो सीमित साधन है हमारा यूट्यूब के माध्यम से, जिसकी व्यूअरशिप भी इतनी कम क्यों दिखाई जा रही है, ये भी एक बहुत एक विचित्र प्रश्न है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही एक खतरनाक खेल अपने देश के साथ खेल रही है, देश विरोधी खेल खेल रही है। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर समझें इसको। अब कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि अरे साहब ये तो सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है और आप उसी को देश विरोधी कर रहे हैं। समझिए इसको ना, आप इसको आसान भाषा में समझिए और यूँ समझिए कि हमारे इस भारत मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। इस भारत मुल्क से बड़ा न तो गांधी है, न तो नेहरू है, न तो मोदी है, न तो कोई है। पहले इस दृष्टिकोण को लाना पड़ेगा। और तो जहाँ तक भारत के दृष्टिकोण को आप सामने रखेंगे तो जिन लोगों ने, देखिए कहने मेरे मन में विचार बहुत ज़्यादा, मैं सोच रहा हूँ कि किस दिशा में जाकर के अभी थोड़ा सा जो मैंने शुरू किया है थोड़ा मैं लोगों के सामने रखूं, समझाऊं। तो जिन लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी की वो लोग हमेशा सत्ता के करीब रहे और सत्ता उन्होंने हथियाई और पूरा वातावरण ऐसा बनाया और ऐसा किया कि इस देश के संसाधनों को लूटा, सारी संस्थाओं को जो है डेबिलिटेट किया, उसको बेडेवाइल किया, उसको कमज़ोर किया और देश के संसाधनों को लूटा और अपने को दिखाते रहे कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस का ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू इत्यादि, ये बीजेपी के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी के लोग इस गांधी को डेइफाई करना, उसको ईश्वरीय स्वरूप देना, कौन गांधी जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार था। देखिए ये बात जो कही जा रही है हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारा मुल्क जो है वो सबसे बड़ा है। अब मुल्क के साथ जो गद्दारी करेगा, जिसने गद्दारी की है भारतीय जनता दल, उसको बेहिचक और विदाउट एनी हेजिटेशन जो है उसको बेनकाब करेगा। तो इस गांधी की गद्दारियों के विषय में, भारत के खिलाफ गद्दारियों के विषय में कई वीडियो में बोला गया है कि ये एक बात और, गांधी और नेहरू की गद्दारियों के विषय में जितने भी यूट्यूब पर एक तो इक्का दुक्का आते हैं, मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या क्या है। एक वो प्रखर श्रीवास्तव आता है, एक अनुधर आता है, वो सुभाष चंद्र बोस के विषय में इक्का दुक्का आते हैं। ये प्रखर श्रीवास्तव जैसे लोग जरा समझ जाइए, कभी भी इस गांधी को गद्दार नहीं कहते। नंबर 1, सारी कृतियों को बोलेंगे लेकिन इस गांधी को गद्दार नहीं कहते। अनुधर वो पता नहीं कौन सा प्रलाप करता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ जो व्यवहार किया इस नेहरू गांधी ने, उस आधार पर कभी भी वो अनुधर, कभी भी वो नेहरू और गांधी को गद्दार नहीं कहता है। सवाल बस यही बात का है
जीडी बख्शी जो है, मैं उन लोगों को सुना रहा हूँ जो कि बहुत ये तमाशा करते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत चिल्लाता है जीडी बख्शी। ये कभी भी नेहरू को गद्दार नहीं कहता है, गांधी को गद्दार नहीं कहता। सवाल इस बात का है कि हमारे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या व्यवहार किया, उसकी भी एक लंबी कहानी है। और गांधी ने इस देश के खिलाफ गद्दारी क्या किया, यह भी देशवासियों को समझना जरूरी है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि साहब जमाना बीत गया, अब नई बात करिए, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। मैं बुनियाद की बात करता हूँ। हमारी बुनियाद सही रहेगी, हमारे देश के लोगों में काबिलियत है। हमारे देश के लोग जो अपनी काबिलियत लगा रहे हैं वो अपना जलवा दिखा रहे हैं, भारत के अंदर भी, भारत बाहर भी। लेकिन हमारी काफ़ी ऊर्जा जो है इसी संघर्ष में, इसी आपसी तनाव में, बिखराव में जो है वो बर्बाद हो रही है। इसको समझने की और हमारे ये भारतीय जनता दल सिर्फ बुनियाद की बात करता है। बुनियाद सही रहेगी, हम सब कुछ कर लेंगे। जो हमारे देश की समस्याएं हैं, हमारे जो आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली जो परेशानियां, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो व्यवस्थाएं जो पक्षपात और निकम्मापनी और भ्रष्टाचार की शिकार बनी हुई है, उसका भी निदान है, उसका भी है। बशर्ते शासक वर्ग जो है, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जो शैली दी थी, और हमारे जो एक महान हमारे वो सम्राट रहे हैं औरंगजेब ने शासन प्रशासन के लिए जो है जो एक सख्ती, अनुशासन और नियम पालन की बात कही है, उसको करने से हमारा जो ये तंत्र है, जो मशीनरी है, जो व्यवस्था है, जो हमारे आवाम की खिदमत के लिए, वह निष्पक्ष भाव से चुस्त दुरुस्त होकर के और जो है और बारी और बराबरी के सिद्धांत पर सेवा करेगी और किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो हम उसी पर आ जा रहे हैं कि इसलिए जो बुनियादी बातें हैं, तो गांधी की बात हो रही थी। ये गांधी जो है जो दक्षिण अफ्रीका में था पहले, और वहाँ भी ये अंग्रेजी सरकार के साथ ही चिपका था। लेकिन ये इतिहासकार, मैंने जो चाटुकार इतिहासकार हैं, इसके जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चाटुकार चौकड़ी के चाटुकार इतिहासकार हैं, इसको दिखा रहे थे कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहा था। झूठा। बंग भंग जब हुआ 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, या बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में देशभक्ति के जो आंदोलन चले, देशभक्ति के आंदोलन जो चले, एक तो था स्वदेशी आंदोलन, दूसरा था अनुशीलन समिति, तीसरा था युगांतर। ये सब देशभक्ति आंदोलन थे जो कि बंग भंग के खिलाफ चल रहे थे। इन तीनों देशभक्ति के आंदोलन का सामना करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए अंग्रेजों ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। और आते ही इस मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे मुल्क के खिलाफ और अंग्रेजों के प्रति भक्ति दिखाते हुए इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी इसने शुरू कर दिया। वहां तो गद्दारी किया ही, और आते ही अब इस चीज को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत गौर से जरा समझे। और ये तथ्य मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सब रिकॉर्डेड जो है और अभिलेखित ये तथ्य है, रिकॉर्डेड ट्रुथ है। ये सार्वजनिक रूप से कहता है कि मैं इस ब्रिटिश सरकार का वफादार सिपाही हूँ, एक वफादार सिपाही हूँ। भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि इस ब्रिटिश सरकार
के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें। यह इसने बोल करके अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी सेना में भारत के नवयुवकों को इसने भर्ती करवाया। किसके लिए? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारत के नौजवान चाहिए थे। अब बताइए कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला जैसे 7 लाख लोगों ने अपनी जान दी इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। उसी ब्रिटिश सरकार के प्रति ये वफादारी इसने दिखाया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, और कहा, और वो सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं इस ब्रिटिश सरकार का वफादार हूं और भारत के नवयुवकों को भी चाहिए और अपनी ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी का सबूत पेश करें। आप लोग खुद फैसला करिए कि ऐसा कहने वाला वो कितना बड़ा गद्दार होगा। तमाम बातें तो लोग माने उड़ाते हैं, कहते हैं ना कि जयचंद था, मिर्जाफर था। जयचंद मिर्जाफर की गद्दारी इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के आगे बहुत बौनी पड़ जाएगी। देखिए, हम मोटी मोटी बात हम आपको बता रहे हैं, और भी चीजें मोटी मोटी, और खास करके हमारे देश में मैंने बताया कि अमूमन तो हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, मैंने जिनको आप मुसलमान कहते हैं, भारतीय जनता दल किसी को मुसलमान, हिंदू या सिख ईसाई नहीं कहता है। उनको मुसलमान कहने के बजाय जो इस देश को आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है कि हम उनको भारतीयता के नज़रिए से देखें, उसे ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बर्ताव करें, उस तरह से अपनाएं। इसलिए इस तरह के संबोधन की भी आवश्यकता है कि हम उनको मुसलमान न कह करके कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। ये हिंदू कहने के बजाय हमारे सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। इसलिए दूसरी आस्था वाले मैंने जो और भी भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार का संबोधन है। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस प्रकार अन्य आस्था वाले भारतीय भाई बहन। इसलिए भारतीय जनता दल उनको मुसलमान कहना बिल्कुल उचित नहीं मानता है। तो उसकी विचित्रता इस बात की है कि उसमें कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जो कि इस्लाम को मुल्क से बड़ा मानते हैं। वो अपनी प्रेरणा जो है टर्की और सऊदी अरब से लाते हैं, और हर वक्त जो है एक संघर्ष, एक तनाव, एक बिखराव और एक मतलब कि नफरत की बात करते हैं। उसमें नाम आता है जैसे शोएब जमई का और भी लोगों का, इस टाइप से। लेकिन इनको यदि अलग कर दिया जाए तो अमूमन हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो समाज है वो मुल्क परस्त है, देशभक्त है। और इस बात को भारतीय जनता दल ने कई बार, कई मौकों पर इसी यूट्यूब के माध्यम से कहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मुल्क परस्ती पर भारतीय जनता दल को और इस मुल्क को नाज है। और ये बात कभी कभी मोदी महोदय ने भी कहा हुआ है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी एक आध बार कहा। अब बात और ऐसे नहीं कहा, बात सत्य है। लेकिन शोएब जमई जैसे तत्व जो है इस माहौल के लिए एक बहुत बड़े अभिशाप बने हुए हैं। अब मैं शोएब जमई पर काफी बोलूंगा तो ये विषय भटक जाएगा। तो जिसमें आज़ादी का आंदोलन चल रहा था,
उसमें सोहेब जमई जैसे भी लोग उसमें थे। तो टर्की में वो खलीफा को लेकर के वो जो कुछ ईसाई थे, क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन शासन में थे, वो खलीफा बनने में वो रुकावट बन रहे थे। और वहाँ की जो इस्लाम आस्था वाले इस्लाम आस्था वाले जो भाई बहनों का तबका था, वो खलीफा को, खलीफा का नाम इसमें तात्कालिक रूप से या तो नहीं है, वो उनको बनाना चाहता था। उसकी बात को लेकर भारत में वो कट्टरवादी तत्व जो है खलीफत आंदोलन चलाने लगे भारत में। ये यही करते हैं सर, बाहर की मैंने सोहेब जमई जैसे माने देश विरोधी तत्व जो है बाहर की बातों को लेकर भारत में जो है आंदोलन चलाते हैं। तो ये समस्या उसमें भी थी। तो उसमें खलीफत आंदोलन इन सबों ने चलाया भारत में, जबकि आज़ादी के आंदोलन की आवश्यकता थी और चला रहे थे खलीफत आंदोलन। उनको आज़ादी से कोई मतलब ही नहीं था, देश की आज़ादी से। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस खलीफत आंदोलन का नाम बदला। पहले उसका नाम कर दिया खलीफत से खिलाफत आंदोलन, और इसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया, आज़ादी की आंदोलन का नाम दिया। कौन? ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इसको ढंग से समझिए। एक वाकया है हमारे भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के फांसी का। इसके विषय में भी तमाम जो इसे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जीएनपीसी के जो चापकार इतिहासकारों ने बहुत कुछ गंदा लिखा है, गलत लिखा है। उसमें ये जरूर था कि उसमें न तो कोई टेलीफोन था, न तो कोई मोबाइल था, चिट्ठियां थी, चिट्ठी पत्र। तो बोरे के बोरे पत्र इकट्ठा होते थे इन तीनों की फांसी को रोकने के लिए। और गांधी के ऊपर, चूंकि गांधी बड़ा चाहता था, अब हम क्या बताएं, कई उसमें ब्रिटिश सांसद ने कहा था कि गांधी से बढ़ करके कोई वफादार पुलिसमैन ब्रिटिश के लिए कोई हो नहीं सकता। ये लिखित वक्तव्य है। कई ब्रिटिश सांसदों ने ये कहा हुआ है कि इस गांधी से बढ़ करके जो है वफादार जो पुलिसमैन ब्रिटिश सरकार के लिए हो नहीं सकता। अभी एक बात छूट गई थी थोड़ा सा, कि जो इसने जो अंग्रेजों ने शायद 1913 में स्वदेशी आंदोलन को, माने उसको दबाने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए जो इसको पैराशूट करवाया अंग्रेजों ने, और आकर के बोला कि हम इस ब्रिटिश सरकार का वफादार सिपाही हूँ, और इसने और भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो अपनी वफादारी का, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें। तो अंग्रेजों ने इसको उस चमचागिरी का इनाम दिया। उसमें हमारी जनता, हमारे अमर शहीद इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इस देश में भी गद्दारी करने वाले और अंग्रेजों की चमचागिरी करने वालों का समूह, और ये पूरा कांग्रेस इसी अंग्रेजों से चिपका हुआ था। और उसमें सबसे आगे था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो अंग्रेजी सरकार चमचागिरी करने वालों को कुछ उपाधि दिया करती थी, नाइटहुड, सर, और राय बहादुर, केसरी हिंद। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने यानी अंग्रेजों के प्रति वफादारी
मतलब कि, और जहां तक भारत का सवाल है, भारत के खिलाफ गद्दारी करने का अंग्रेजों ने इनाम दिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, और केसरी हिंद की उपाधि उसको दिया हुआ है। ये सारे तथ्य जो है बिल्कुल ये अभिलेखित तथ्य हैं, रिकॉर्डेड ट्रुथ हैं। तो ये है उसके भारत में उतरते ही इसने जो है देश के खिलाफ गद्दारी इसने शुरू कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी की भारत के खिलाफ गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है। हम तो कुछ मोटा मोटा बता रहे हैं, और YouTube में तो बड़ी सीमा है। तो जो 1918 के आसपास जो है जो खलीफत आंदोलन था, उसका नाम इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नाम बदला कि ये खिलाफत आंदोलन है। इसको आज़ादी के आंदोलन का नाम दिया, उसको आवरण चढ़ाया, और फिर इसको आज़ादी के आंदोलन का स्वरूप देने की कोशिश की। इस कदर का गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। अब आइए फांसी पर। तो फांसी रोकने के लिए तमाम उसमें चिट्ठियां, बोरे की बोरे चिट्ठियां आती थी। गांधी बड़ा चहेता था अंग्रेजी सरकार का, तो लोग माने उम्मीद करते थे कि जाकर के यह अंग्रेजों से बात करे और हमारे यहाँ अमर शहीदों की फांसी को रुकवाए। लेकिन इसकी मंशा नहीं थी कि इनकी फांसी रुकाए। तमाम बहाने कर रहा था कि बहुत बहाना कर रहा था कि अरे मतलब एक भगत सिंह जाएंगे तो 100 भगत सिंह पैदा होंगे, इत्यादि। लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस में भी काफी दबाव बढ़ा। जब कांग्रेस में बढ़ा तब ये मजबूर हो गया। अब इसकी गद्दारी को हमारे देश के लोग जरा समझें। देश इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से, देखिए गद्दार मैं बार बार कहूंगा, और गद्दार है, तो ये उम्मीद कर रहा था कि जाकर हमारे अमर शहीद हमारे या शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु की फांसी रुकवाए। और बड़े दबाव के बाद जो कि वो चाहता भी नहीं था, बड़े माने मन में अंतर्द्वंद लिए हुए, तो जाके वहाँ यानी माने देश की जनता चाह रही थी कि जाकर वो फांसी रुकवाए, और फांसी रुकवाने के लिए ही वो के नाम पर गया हो। लेकिन जो तथ्य बताते हैं कि वहां जाकर के वो ये कह रहा है कि अरे भाई, ये लोग जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, और यदि इनको कुछ हुआ तो बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा माने अशांति, बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसको आप काबू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करिए कि जो फांसी 24 मार्च 1931 को देनी है, उसके पहले ही, उसके शाम को ही आप दे दीजिए। तब तक जो है मामला रफा दफा हो जाएगा, तो शायद आप कंट्रोल कर लेंगे। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जरा इस बात को समझिए कि फांसी की जो परंपरा है वो सुबह ही होती है, शायद 5 बजे के आसपास, 5 और 6 के बीच में। पहली बार इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के कारण हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को उस परंपरा के विरुद्ध शाम को ही, यानी 23 मार्च 1931 की शाम को ही फांसी दी जाती है। सिर्फ इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की, हमारे इन शहीदों के खिलाफ नहीं बना, हमारे मुल्क के खिलाफ गद्दारी के कारण जो पट्टी पढ़ाया, उसमें वायसराय था लॉर्ड इरविन,
इसको भी देशवासी जाने। तो हमारे देशवासी हमारे देश के लोग ये फैसला करें कि इससे बढ़ करके इस मुल्क का गद्दार कौन होगा। मैं फिर से कह दे रहा हूं, और हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इसने क्या गद्दारी की उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। अभी मैं देश की ही बात कर रहा हूं। भारत विभाजन ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। इस भारत विभाजन को ये जीएनपीसी वाले आज़ादी कहते हैं, बीजेपी वाले भी इसको आज़ादी कहते हैं। और ये कितना देश विरोधी ये मोदी है, इसको भी देश के लोग जाने। ये मोदी एक बार बोला था, लोग कहेंगे कि मैं उसको सम्मान नहीं दे रहा हूं, लेकिन जरा इस वाकया को जरा समझिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना देश विरोधी है मोदी। ये हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, अंडमान निकोबार में ये 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की स्थापना की थी अंडमान निकोबार में, और उसको 11 देशों ने मान्यता दी थी। ये तथ्य है। इस बात को ये मोदी जो है बोला था कि हमारी आजादी का दिवस 15 अगस्त नहीं है। अब आपके भाई भी नहीं, वो तो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, भारत की सबसे बड़ी त्रासदी का दिन है। आजादी का दिवस हो ही नहीं सकता। तो ये मोदी बोला था। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको मैं कभी आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहता हूं। हमारे देश के लोग ही फैसला करें कि ये मोदी कितना बड़ा गद्दार है कि एक बार बोला था कि भाई कि हमारा असली आजादी का दिवस 21 अक्टूबर 1943 है, लेकिन जब उन्हीं सिवाय एक दिखावा करने के दिखावा इसने किया कि कुछ एक जो है आजाद हिंद फौज का एक संग्रहालय बनवा दिया लाल किले के अंदर, बस। और जब वो 21 अक्टूबर जो हमारा दिन आया तो लोगों ने कहा कि भाई कि कम से कम इस दिन से देश की आज़ादी मनाई जाए, कम से कम भारत सरकार के द्वारा, आपके द्वारा। लोग इसके पास आए। देखिए, जो मैं तथ्य कर रहा हूं, मैं अपने से नहीं कर रहा हूं। वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो चमचा है बीजेपी का, उसने बोला था, उस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बोला था कि जब लोग इसके पास आए कि भाई 21 अक्टूबर को आज़ादी का दिवस जो है मनाने के लिए चलिए, तब ये गद्दार किस्म का जो है ये मोदी कह रहा है कि हमको उस समारोह में मत ले जाइए। देखिए बहाना क्या मारा, मत ले जाइए, लोग हमारा बाल नोच लेंगे। एक कब की बात है कि जब जो है शायद उसके बाद शायद 282 या 283 के आसपास जो है उसके पास सांसद थे। सवाल इस बात का है कि 282 इसके खुद सांसद हों और 343 एनडीए के मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सांसद हों, उसका प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि 44 सीटों वाला कांग्रेस जो सिमट गए थे 44 पर, 44 सीटों वाला कांग्रेस जो है 30 से 43 वाले एमपी वाले प्रधानमंत्री का बाल नोच ले। इस तरह का बहाना मारा ये गद्दार मोदी जो है, और नहीं क्या ये मोदी महोदय और पूरी बीजेपी सिर्फ किसका नाम लेती है? सावरकर का। किसका नाम लेती है? सिर्फ जो है गोडसे का। कभी भी नाम सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेती है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम नहीं लेती है, अशफाकुल्ला का नाम नहीं लेती है। दिखावे के रूप में इक्का दुक्का साल में मैं भरे बोल दिया कि बल्कि बराबर गोडसे सावरकर का इसका चलता रहता है। और गोडसे सावरकर को लाने का वही साजिश है ताकि कांग्रेस को बचाया जाए।
ये इसकी साजिश है बीजेपी। हमने बीजेपी को गद्दार कहा है और देश के लोग भी जाने गद्दार। वो ऐसे है कि एक अपराध होता है और एक अपराधी होता है। अपराध करने वाला अपराधी हुआ, लेकिन जो अपराध को शह देता है, उस अपराधी को जो बचाता है, वो कानून की नजरों में उतना बड़ा ही जो है वो अपराधी होता है। बल्कि जहां तक कि देश की गद्दारी का सवाल है, तो देश के गद्दारों को बचाना, देश के गद्दारों को बचाना और उनके गद्दारी के असली रूप को जनता के सामने न आने देना, सारी बातें कह देना लेकिन उनको गद्दार न कहना, बल्कि उन गद्दारों के द्वारा की गई इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी से बढ़ के गद्दारी है, वही गद्दारी बीजेपी कर रही है। ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जो कि कांग्रेस का नाम मैंने इसने ले रखा है, जबकि कांग्रेस नहीं है ये, तो इसको बचाने का हर प्रयास करते हैं। जितने यूट्यूब पर बैठे हुए हैं बीजेपी के सिपह सालार, जयपुर डायलॉग है, मनीष ठाकुर करके है, मनीष कुमार करके है, प्रदीप सिंह करके है, और डीके दुबे का है, और भी चमचे हैं। ये जो है राहुल गांधी हुआ, नेहरू हुआ, गांधी हुआ, इनका कुछ जिसे दीवार को छूते हैं उसी तरह वर्णन करेंगे। देश के परिप्रेक्ष्य में, देश की पृष्ठभूमि में, देश की मानसिकता, देश सबसे बड़ा है, कभी नहीं कहेंगे कि ये देश के गद्दार हैं। तो जितने भी सिपह सालार हैं यूट्यूब पर बैठे हुए, डीके दुबे, मैं तो सरेआम कहता हूं, डीके दुबे, जयपुर डायलॉग वाला जो संजय दीक्षित है, और वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी है, उसी में आलसन सिंह भी है, क्योंकि इनको बचाने के लिए सब कुछ ये वर्णन करेंगे। यानी कोई तथ्य ऐसा नहीं है, हर तथ्य को लिखते घुमा करके। तो यूं समझ लीजिए कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी अर्थात कांग्रेस तो गद्दार है ही, उस कांग्रेस को बचाने वाली ये बीजेपी उससे भी बढ़ के गद्दार है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि जो है देश का विभाजन, देश के विभाजन को लेकर के तमाम इस तरह की झूठ बातें, कभी वो जिन्ना के सर पर मरते हैं, कभी वो आरएसएस के सर पर मरते हैं, कभी सावरकर के सर पर मरते हैं, सब झूठ। उसके तथ्य को उजागर करने के लिए बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन अभी यूट्यूब के माध्यम से थोड़े में बता दे रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान की घोषणा होती है 1940 में, देखिए पाकिस्तान बनने का कि नींव कब पड़ी, जानते हैं कि जो हमारा 1857 की जो क्रांति थी, देखिए कहने को बहुत कुछ है, क्रांति थी, और हालांकि वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, और उसमें कई हमारी कमियां रह गई, लेकिन उसकी बड़ी खूबियां थी, और खूबियां बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ी खूबी थी हमारे हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा थी। बहादुर शाह जफर जो अंतिम बादशाह थे मुगल के, उनकी सेहत भी गवाही नहीं करे थी, तब भी जो है क्रांतिकारियों ने उनको अपना नेता बना दिया, और नेता बना उन्होंने कबूल भी कर लिया, और अंग्रेजों ने उनको बागी भी मान लिया, और वहाँ रंगून में बंद भी कर दिया। और अपनी आत्मकथा में वो बहादुर शाह जफर ने लिखा भी, हमको इस बात का बहुत दुख है, बहुत मलाल है
कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई। अपनी जो 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 नसीब की बात है, जो 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 अपनी नसीब अपनी जमीन के नसीब की बात है, तो उनका इशारा भारत की जमीन से था, मंगोलिया नहीं था। तभी ये गद्दार बीजेपी वाले गद्दार नेहरू को एक और बचाते हैं, पूरे कांग्रेस बचाते हैं, गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी को बचाते हैं। इसी बचाने के पाप को ढकने के लिए एक हवा खड़ा करते हैं कि आक्रांता ये मुगल। इन बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि तुम बताओ आक्रांता कौन है? ये अंग्रेज आक्रांता नहीं है, ये कांग्रेस आक्रांता नहीं है। अंग्रेजों ने 180 साल के अपने शासन में या 190 साल के शासन में ये 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए। इतने बड़े डकैत हैं। ये कांग्रेस अपने 60 सालों के शासन में 16 ट्रिलियन डॉलर इसने लूटा हुआ है देश के लिए। इसी बीजेपी से पूछें, कभी भी इस कांग्रेस को 16 ट्रिलियन डॉलर का डकैत के रूप में कभी नहीं कहती है, देश के गद्दार के रूप में कभी नहीं कहती है बीजेपी। और इन्हीं सब पापों को ढकने के लिए कभी जब संविधान के ऊपर संगोल लाएंगे मोदी महोदय, हिंदुत्व लाएंगे, हिंदू राष्ट्र के अफीम खिलाएंगे बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले जो है राष्ट्र के बहुत बड़े माने दुश्मन हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गद्दार इस कांग्रेस को हर वक्त बचाते। थोड़े भी समझिए। अब तो मैं कहने वाला था इसके विषय में, मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में। राहुल की गद्दारियां का एक लंबी फहरिस्त है। इसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से 2008 में समझौता किया, बताइए। और उस समझौते में क्या क्या है, आज तक ये देश विरोधी मोदी महोदय ने उसकी जांच तक नहीं करवाई, सिर्फ उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। डोकलाम के मुद्दे पर, जो कि आज से 5-6 साल पहले यानी दोनों सेनाओं की दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी, करीब 70-72 दिन या पौने 3 महीने के आसपास। उसी वक्त ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलता है। तब भी बीजेपी वाले इसे राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते, और आज तक जांच तक नहीं कराए मोदी महोदय, जो अपने को राष्ट्रवादी देशभक्त के रूप में दिखाते हैं, कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर के कौन सी सामरिक महत्व की और देश की संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान किया, सिर्फ इसलिए गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। ये बीजेपी वालों का नाटक जरा देखिए। राहुल गांधी वहां गए, ये देश विरोधी, अरे भाई वो तो गद्दार है ही। अब तुम गद्दार न कहो, बात दूसरी है, वो देश विरोधी है, लेकिन उसको पासपोर्ट वीजा किसने दिलवाया? 16 ट्रिलियन डॉलर लूट के बाद, और खुद इसे मैंने राहुल का, सोनिया का 180 लाख से लेकर 200 लाख करोड़ का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। ये मोदी महोदय, बीजेपी वाले कभी नाम नहीं लेते। तो इतनी बड़ी डकैत को, इतने बड़े देश के गद्दारों के, देश के दुश्मनों को बीजेपी बचाने वाली एक पार्टी है। तो बात हो रही थी इस मोहनदास करमचंद गांधी की, तो और 1857 वाली बात, तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तभी से अंग्रेज सरकार समझने लगी कि भाई ये हमारी
जो जो हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है, ये उसके शासन पद्धति का एक अविभाज्य अंग, एक इनएलाइनेबल पार्ट हो गया। और इसीलिए हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझे इस बात को कि उसने जितने संगठन बनवाए हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। पहला संगठन कांग्रेस 1885 में, उसको तो अंग्रेजी सरकार ने इस अंग्रेज एवं ह्यूम के द्वारा ही बनवाया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और दूसरा संगठन 1906 में बनवाया मुस्लिम लीग ढाका में। तीसरा संगठन बनवाया 1920 में वामपंथियों को स्थापित करवाया। 1922 में वो हिंदू महासभा और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। ये पांचों के पांचों कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा, आरएसएस की स्थापना खुद अंग्रेज सरकार ने अपने तत्वावधान में करवाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और आज भी ये सब वही काम कर रहे हैं। ये सारे जो है कांग्रेस, आरएसएस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट वाले। तो उसी क्रम में इन सबों ने एक अधिनियम लाया, एक्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मतलब कि भारतीय अधिनियम 1909। उसी में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का था 1916 वाला, उसने जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार लाई थी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, उसको मान लिया, आत्मसात कर लिया, स्वीकार कर लिया। वहीं से इस गद्दार कांग्रेस ने पाकिस्तान बनने की नींव डाली। कब? 1916 में के अधिवेशन में। तो देश के लोग जाने पाकिस्तान बनना, देश का विभाजन, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इसको ढकने की बराबर कोशिश करते हैं। यह सिर्फ जो है कांग्रेसियों के द्वारा और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है ये वो नेहरू के द्वारा। आज पाकिस्तान के विषय में तमाम बात, और एक गौरव आर्या है, जब तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है, गौरव आर्या एक यूट्यूबर है, वो बीजेपी की ओर से, तब तक उसका पेट नहीं भरता है। लेकिन कभी नहीं कहता कि ये पाकिस्तान का जन्मदाता जो है गद्दार कांग्रेस है। इसी तरह के गद्दार किसी को बैठे हुए हैं बीजेपी के यूट्यूबर। और पाकिस्तान बनाया ही गया था अंग्रेजों के द्वारा, और जिसमें मिली भगत थी कांग्रेसियों की, जिसमें मिली भगत थी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की, कि वो एक टुकड़ा निकाल करके भारत के ही खिलाफ जो है, भारत के खिलाफ उसको हमेशा उसको ब्लीड करने के लिए, उसका खून बहाने के लिए बनाया गया था। पूरा इतिहास गवाह किस प्रकार से अमेरिका ने बराबर इसको हथियार दिया, पैसा दिया भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। 1965 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, और भी यहाँ तक कि कारगिल वाले में। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो 1940 में जब पाकिस्तान बनने की घोषणा होती है, तभी से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी नाटक करने लगा कि पाकिस्तान बनेगा, तुम्हारी लाश बनेगा, पाकिस्तान जो बने तुम्हारे मेरे शरीर के 2 टुकड़े, इसकी नौटंकी चलती रही। अब चूंकि ये एपिसोड बड़ा हो रहा, बाद बताएंगे कि क्या इसके मन में साजिश थी सिर्फ भारत को विभाजित करने। इसकी साजिशें जो है तमाम, यहाँ तक कि मैंने बताया था कि जब हमारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे चल रहे थे, जिसको बोलते हैं INA ट्रायल, इसी लाल किला में, और उसमें खास करके हमारे 3 सेना के 3 आज़ाद हिंद फौज के
सेना उपाध्यक्ष थे मैंने लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब और लेफ्टिनेंट जनरल वो ढिल्लन साहब। एक हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, और एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, और एक हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तरफ से। तो ये जो है ये मैंने एक सीमेंटिंग फोर्स पूरे समाज में इसकी लहर दौड़ गई और काफी एकता का एक संचार हुआ। एक कद्दावर नेता थी इसकी कांग्रेस की, उनका नाम था अरुणा आसिफ अली। उन्होंने देखिए यहीं से बातें तो तमाम है, लेकिन इसी से जरा फर्क किए कि उन्होंने पत्र लिखा इस गांधी को कि भाई इस पर एकता का माहौल है, क्यों हम इस माहौल का इस्तेमाल करके जो भारत के ऊपर विभाजन का जो खतरा है उसको टालने के लिए हम एक आंदोलन चलाएं और जो कुछ भी करना है मैंने कि धरने पर बैठे, आमरण अनशन करें, लेकिन देश को बंटने ना दें। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या जवाब दिया अरुणा आसिफ अली को कि यह एकता उक्ता नहीं है, अंग्रेजी में लिखा था कि एकता उक्ता नहीं है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट दी बैरिकेड्स ओनली। ये एकता नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान जो दीवालों पर, जो उनके बीच में दीवार है उसी पर हाथ मिला रहे हैं। अरुणा आसिफ अली ने फिर उसके तर्क को काटते हुए फिर चिट्ठी लिखा कि यस कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली, यानी कि दीवालों पर हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एकता यहीं से शुरू होती है। The unity among these communities commences from here itself। अब इसके बाद वो सुट हो गया, इसके बाद वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सुट हो गया। तो तमाम इस तरह से ये एपिसोड चूंकि लंबा हो रहा, इस तरह से तमाम हैं कि इसी ने सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, कौन नेहरू, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। लोग कहते हैं ना कि बोलता है ना गद्दार राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा गद्दार मोहनदास चंद गांधी था, जिसने लोकतंत्र की पहली हत्या किया कि कांग्रेस जो है पूरी कांग्रेस जो है पक्ष में थी सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए, और कांग्रेस अध्यक्ष के बाद जो है वो देश का अंतरिम पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए इसने लोकतंत्र का गला घोट करके, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है, उसको ये प्रधानमंत्री बनवाया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो उस राहुल गांधी को ये जवाब देने के बजाय ये जितने भी यूट्यूबर हैं, जब वो डायलॉग वाला और क्या कहने की वो गौरव आर्या है और मनीष ठाकुर है, मनीष कुमार है, और वो ये प्रदीप सिंह है, डीके दुबे है, सब के सब जो है ये नहीं कहते कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसने लोकतंत्र का गला घोट करके सरदार पटेल को पीछे किया और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। बहुत कुछ करने को है। तो ये दोनों, इनको बेनकाब बीजेपी कभी नहीं करती है। परम कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है देश का भी और सभी बुद्धिजीवियों का। बहुत दुख है कि बुद्धिजीवी भी लगभग इसी में फंसा हुआ है। अब कितना इसको लोग देखते हैं कितना, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। हालांकि ये सब हमको करना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब आगे बढ़ाइए, प्रसारित करवाइए। इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सुकून के लिए, उनके आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।